नमस्कार। मैं हरिशंकर व्यास। भारत में सभी दिशाओं से मंदी आते हुए है। अमेरिका से मंदी आ रही है, यूरोपीय जोन से बर्बादी के लक्षण हैं, चीन में विकास के धीमे और सुस्त पड़ने से व्यापार का मंदा होना तय है। पड़ोसी देशों, आसियान, अफ्रीकी देशों से भारत को मिलने वाले ऑर्डर घटते हुए हैं। वहीं अपना रिजर्व बैंक रुपए को बचाने के लिए विदेशी करेंसी डॉलर उड़ेल रहा है, तो एलआईसी जैसी संस्थाएं शेयर बाजार को बचाने में अपने को बदहाल बना रही है। ऐसे में सवाल है कि भारत के मौजूदा और आने वाले साल के दिन कैसे होंगे। भारत के 140 करोड़ लोगों के आने वाले दिन भला कैसे होने हैं। मेरा जवाब है अच्छे और सुनहरे। हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जाहिर है मेरी बात बेतुकी लग रही होगी, लेकिन मैं इस सत्य को जानता हूं कि हम भारतीय अपनी दुनिया में जीते हैं। सोचें कि भारत के 140 करोड़ लोगों में से कितने लोगों की जिंदगी मंदी, महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल होती हुई है। यूं हिसाब से भारत की कुल आबादी में कोई 65% नौजवान है। इन नौजवानों की जिंदगी हिसाब से प्रभावित होनी चाहिए, लेकिन जो पहले से ही बेरोजगार हैं, बेगारी करते हुए सरकारी राशन पानी से जीवन जी रहे हैं, वे क्या मंदी, बेरोजगारी और महंगाई का वैसा हाहाकार करते हुए हो सकते हैं जैसे ब्रिटेन, यूरोप और विकसित देशों के नागरिक करते हैं। तभी दुनिया और भारत का फर्क है कि हम भाग्य और नियति में जीते हैं, जबकि वे लोग रियलिटी में और उससे दो दो हाथ करते हुए। दुनिया और वैश्विक एजेंसियों में मंदी और महंगाई को लेकर सचमुच हाहाकार है, चिंता है, लेकिन भारत बिना चिंता के है। मंदी और आर्थिक दशा को लेकर न सरकार में चिंता है और न नागरिक और वैश्विक संस्थाएं भारत की चिंता करते हुए हैं। हाल में विश्व बैंक और S&P नाम की एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी की रपट आई। एजेंसी का दो टूक ऐलान है कि अमेरिका और यूरोपीय जोन मंदी की ओर बढ़ते हुए हैं, मगर एजेंसी ने यह कहा है कि भारत को चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी वैश्विक इकोनॉमी से जुड़ी हुई होने की नेचर वाली नहीं है। भला क्या मतलब हुआ इस बात का? मोटा अर्थ है कि भारत के हम लोग जैसे अपने कुएं में जीते हैं, वैसे ही हमारी इकोनॉमी का अस्तित्व भी कुएं का है। हम अपने कुएं की टर्टर में विश्व इकोनॉमी को लिए हुए हैं। अपने आप को दुनिया की 5वीं इकोनॉमी मानते हैं, लेकिन न विश्व व्यापार में वैसी कोई हिस्सेदारी है और न हमारी सेहत का दुनिया के लिए कोई मतलब है। अपनी ज़रूरत के गेहूँ, चावल, दाल और तेल हम विदेश से नहीं मंगाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का जरूर आयात है, लेकिन उसके लायक विदेशी करेंसी का जुगाड़ आईटी की अपनी ठेकेदार भारतीय कंपनियों और सर्विस सेक्टर के सेवादारों के सर्विस सेक्टर की विदेशी कमाई से बनी चली आ रही है। तभी मेरा मानना है वैश्विक मंदी भारत के लोगों के बीच ठिठकी रहेगी। हाँ, उससे बर्बादी तब महसूस हो सकती है जब साल 2 साल की स्थायी वैश्विक मंदी से मुंबई के शेयर मार्केट और भारत का रुपया भारी लुढ़के। उस नाते एक मायने में रिजर्व बैंक की रुपए को बचाने की कोशिश ठीक है। पिछले कुछ महीनों से वैश्विक दबावों में भारत के रुपए के गिरने की स्थितियां हैं, लेकिन उसे रिजर्व बैंक अपने डॉलर खर्च करके बचा रहा है। इसके चलते भारत अपने विदेशी मुद्रा कोष के 80 अरब डॉलर गंवा चुका है। ध्यान रहे, जनवरी के पहले सप्ताह भारत का विदेशी करेंसी रिजर्व 633 अरब डॉलर का था। वह अब 551 अरब डॉलर रह गया है, मतलब 80 अरब डॉलर का घाटा, या वह इतनी संख्या में घटा। पिछले 10 सालों में इतनी तेजी से गिरावट पहले कभी नहीं हुई। रुपए को बचाने के लिए हर सप्ताह भारत ने अपने 3.6 बिलियन डॉलर गंवाए हैं। अब ये बातें ऐसी रियलिटी।
लेकिन भला इनका देश के 140 करोड़ लोगों की भीड़ पर क्या असर पड़ना है? फ्री राशन और सब्सिडी की नगद राशि पाते हुए लगभग 100 करोड़ गरीबों और किसानों पर इन सब बातों का क्या फर्क होना है? भारत के लोगों में कितनों पर रुपए की कीमत या विदेशी मुद्रा कोष घटने व घटते निर्यात और मंदी जैसी बातों का क्या कोई मतलब है? इसलिए दुनिया में बजती मंदी की घंटी भारत में अनसुनी है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट इस सवाल पर है कि वैश्विक मंदी क्या अनिवार्यतः आती हुई है। जवाब में उसने ऐसा होना मुमकिन बताया। विश्व बैंक और तमाम वैश्विक एजेंसियों से देशों की विकास रेट में कमी के अनुमान दुनिया के कान खड़े करने वाले हैं। सभी तरफ महसूस हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग या कि कल कारखानों में काम कम होता हुआ है। 2 महीनों से दुनिया में खरीदारी के ऑर्डर घटते हुए। पिछले साल कोविड महामारी के दौरान फ्री में बटे पैसे से खूब डिमांड और खरीदारी थी, तभी कंपनियों और फैक्ट्रियों की कमाल की कमाई हुई। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में 16 खरब डॉलर का औद्योगिक उत्पादन हुआ था। मतलब पिछले 20 सालों का वह एक रिकॉर्ड उत्पादन साल था। तभी दुनिया के आउटपुट में 6% से ज़्यादा की बढ़ोतरी। मगर इस साल अब प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में डिमांड घटती हुई है। लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। यूरोप में एनर्जी बिल बढ़ने और संकट से फैक्ट्रियों का उत्पादन घटते हुए। फिर वहाँ सर्दियाँ आ रही है, उस दौरान यूरोप बहुत ठप रहेगा। ऐसे ही अगस्त में कोविड की पाबंदियों, प्रॉपर्टी बाजार की तबाही, सूखे व शिपिंग दिक्कत से चीन की फैक्ट्रियों में काम कम हुआ तो चीन से आयात निर्यात में जुड़े देशों पर उसका असर बना। मतलब दक्षिण कोरिया से लेकर वियतनाम सबसे सप्लाई और खरीद कम। तो महंगाई ज़्यादा, खरीदारी कम और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस में उत्पादकता और डिमांड की कमी ने एक ऐसा कॉकटेल बना डाला है जिसके जहर से आर्थिकियों का बर्बाद होना तय है। 1982 की मंदी के 50 सालों के बाद दुनिया वापस वैसी ही विकट स्थिति में है। मगर भारत और आसियान देशों, वियतनाम, बांग्लादेश व इंडोनेशिया जैसे कुछ देश हैं जो चीन से सप्लाई के विकल्प में अपना निर्यात बढ़ाने की स्थिति में थे। अमेरिका और यूरोप क्योंकि चीन और रूस से चिढ़े बैठे हैं, तो ये अपने आप नए देशों को ऑर्डर देते हुए थे। स्टील से लेकर कपड़े की उन्हें सप्लाई करने के भारत को ऑर्डर मिले थे। तभी बांग्लादेश का 50%, इंडोनेशिया का 41%, वियतनाम का 33% और भारत का 30% निर्यात बढ़ा था। लेकिन अब भारत का निर्यात घटते हुए और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का रिजर्व बैंक महंगाई को रोकने के लिए तेजी से ब्याज दर को बढ़ा रहा है। इससे छोटे देशों पर बड़ी मार पड़ने वाली है। डॉलर भारी महंगा होता हुआ है, उसके आगे बाकी देशों की करेंसियां सस्ती और लुढ़कती हुई है। भारत जैसे देशों की इसलिए भी खराब स्थिति बनी है क्योंकि विदेश के पोर्टफोलियो निवेशक शेयर बाजार से डॉलर निकाल रहे हैं। उन्होंने एक साल में कोई 39 अरब डॉलर की निकासी भारत से की है। बहरहाल जो हो, विश्व बैंक के 3 सिनेरियो है। एक, ग्लोबल ग्रोथ 1.5% की होगी। 2, वैश्विक आर्थिकी में भारी गिरावट, उस स्थिति में विकास दर 0.8% रहेगी। 3, दुनिया भर में महंगाई रोकने के लिए सख्त मौद्रिक नीतियों के चलते मंदी का सिनेरियो। तब विकास दर पूरी दुनिया की घटकर सूखकर 0.4% होगी। क्या ये सब हमारे लिए व भारत के लिए कुछ मतलब रखता है? फिर मेरा जवाब नहीं। क्यों? मेरा जवाब है कि ऐसा इसलिए कि जो भाग्य में होगा, नियति में होगा, वही होगा। और यही हमारे लोगों की सोच है। यही भारत के 75 वर्षों के आर्थिकी का सत्य है। हिंदू विकास दर
का सत्य तो हिंदू आर्थिकी सोच का मूल आइडिया भी। इसलिए छोड़िए आर्थिकी की चिंता, सब चंगा सी। चलिए अब ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।